नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास, चौहान वंश, शाकंभरी और अजमेर के चौहान। जी हाँ, पीछे की है जो हमारी क्लास चल रही थी पिछले 4-5 वीडियो से या 4-5 जो क्लासें थी वो हमारे शाकंभरी और अजमेर के चौहान पर थी। किस तरह से चौहान वंश की स्थापना हुई, उनकी उत्पत्ति को लेकर के मत, चौहान वंश का संस्थापक विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान दो महत्वपूर्ण शासक और पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय, उनकी विजय, उनके संघर्ष और किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष किया और दोनों के मध्य दो युद्ध हुए। इन युद्धों में प्रथम युद्ध तराइन के दो युद्धों में, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी। गौरी ने विजय होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के जो भी बातें थीं या जो भी इतिहासकारों के मत थे, कल हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अधिकांश इतिहासकारों द्वारा जो मत स्वीकार किया गया है वह मत है पृथ्वीराज चौहान की अजमेर में मृत्यु। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की अजमेर मृत्यु, कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित होने के बाद अजमेर का शासन दे दिया। किंतु जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ गौरी का सेनापति है, गवर्नर है भारत में जीते गए प्रदेशों का। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया और अजमेर का शासन पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को सौंप दिया। जी हाँ, अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को सौंप दिया। ठीक है, तो गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान के बाद में अजमेर के शासक बने। ठीक है, गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान के बाद में अजमेर के शासक बने। पीछे हमने पृथ्वीराज चौहान के एक भाई की बात की थी जिसका नाम था हरराज। यहाँ हरराज ने गोविंद राज को परा यहाँ गोविंद राज को उनके चाचा या पृथ्वीराज चौहान के भाई हरराज और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के ही द्वारा परेशान किया गया या दोनों के ही द्वारा इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की गई। अतः हरराज और कुतुबुद्दीन ऐबक के परेशान करने पर गोविंद राज ने रणथंबोर में चौहान वंश की एक नई शाखा की स्थापना कर दी। जी हाँ, चौहान वंश की एक नई शाखा की स्थापना कर दी। ठीक है, अब प्रारंभिक चौहानों का शासन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अभी इतना गौरवमय शासन नहीं है चौहानों का, क्योंकि अभी वो अपनी सिर्फ सत्ता स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो गोविंद राज के द्वारा रणथंबोर चौहान की शाखा की स्थापना की गई। गोविंद राज कौन थे? गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। गोविंद राज के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए। गोविंद राज के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए और इनके उत्तराधिकारी में जो क्रम से नाम है, एक का नाम है वल्लन देव, दूसरा है प्रहलादन, नेक्स्ट नाम है वीर नारायण। ठीक है, तो वल्लन देव, प्रहलादन, वीर नारायण पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज के बाद रणथंबोर के शासक बनते हैं। अभी अपना प्रभाव रणथंबोर में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वीर नारायण जब शासक हुए तो वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान, तो इनके समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। तो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का रणथंबोर पर आक्रमण होता है। ठीक है, तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश का रणथंबोर पर आक्रमण होता है, जिसे वीर नारायण ने पराजित कर दिया। तो वीर नारायण इल्तुतमिश को रणथंबोर जीतने में या इनके इस आक्रमण को क्या कर देते हैं? असफल कर देते हैं। ठीक है, वीर नारायण ने इनके आक्रमण को असफल कर दिया, किंतु बाद में इल्तुतमिश सुल्तान ने दिल्ली में वीर नारायण का वध करवा दिया। ठीक है, वीर नारायण का वध सुल्तान ने बाद में
दिल्ली में करवा दिया। ठीक है, तो वीर नारायण की हत्या बाद में इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में करा दी गई। तो ऐसे में कुछ समय के लिए रणथंभौर में चौहानों की जो सत्ता थी या चौहानों का जो शासन था वो कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, वीर नारायण के बाद में उसका उत्तराधिकारी वाघ भट्ट शासक हुआ। वाघ भट्ट, वीर नारायण के बाद में उसका उत्तराधिकारी वाघ भट्ट दिल्ली का वाघ भट्ट रणथंभौर का शासक बना। ठीक है, तो वीर नारायण के बाद में शासक कौन बनता है? वाघ भट्ट। इसने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की क्या करता है? ये रक्षा करता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जय सिम्हा शासक बनता है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जय सिम्हा शासक बना। जय सिम्हा के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा या नासिरुद्दीन मोहम्मद का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। तो इस समय जो दिल्ली का सुल्तान है वह है नासिरुद्दीन। ठीक है, तो गुलाम वंश का ही शासक था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने दिल्ली पर आक्रमण करवाया या एक सैनिक अभियान भेजा। ठीक है, और इस सैनिक अभियान को असफल कर दिया जय सिम्हा ने। तो नासिरुद्दीन के आक्रमण को जय सिम्हा ने क्या कर दिया? असफल कर दिया। तो ये रणथंभौर के कुछ प्रारंभिक शासक थे जिनमें आपको नाम याद रखना है। रणथंभौर का संस्थापक जिसका नाम है गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में उसके 3 पुत्र वल्हन देव, प्रहलादन, वीर नारायण। वीर नारायण के समय जिस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का आक्रमण हुआ उसका नाम था इल्तुतमिश, जिसे इन्होंने असफल किया, किंतु बाद में इल्तुतमिश ने धोखे से वीर नारायण को मरवा दिया। वाघ भट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की और वाघ भट्ट के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है जय सिम्हा। अब हम बात करें इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है हमीर चौहान। जी हाँ, हमीर चौहान। तो 1282 से लेकर के 1301 तक रणथंभौर के जो शासक बने वह थे हमीर चौहान। तो सबसे पहले हमीर चौहान के बारे में जानने से पहले हम हमीर चौहान को जानकारी के शोध आते हैं कि हमें हमीर चौहान की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट है कुछ किताबें जो हमीर चौहान की जानकारी देती है। तो पहली बात करेंगे हम जानकारी के स्रोत की। ठीक है, जानकारी के स्रोत में हमारे पास हमीर महाकाव्य है। ठीक है, हमीर का महाकाव्य जिसने लिखा उसका नाम था नयन चंद्र सूरी। पीछे भी हम हमीर महाकाव्य के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारी पुस्तक है हमीर हट, और हमीर हट जिसने लिखा था उसका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट। और नेक्स्ट पुस्तक है हमारे पास हमीर रासु जो लिखी है सारंगधर ने। इसके बाद हम कुछ सल्तनतकालीन इतिहासकारों की बात करें तो हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फुतुह है। ठीक है, खजाइन उल फुतुह है जो लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। एक इतिहासकार और था जिसका नाम था बर्नी। ठीक है, तुगलक शासकों के समय एक इतिहासकार था जिसका नाम था बर्नी। बर्नी ने भी हमें अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में हमीर चौहान, रणथंभौर, नासिरुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के चर्चा की है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमें हमीर चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली पुस्तक है हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखी है, हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखी है, हमीर रासो सारंगधर ने लिखी है, खजाइन उल फुतुह दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार अमीर खुसरो ने लिखी है, और तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो हमीर का छोटा सा परिचय। हमीर के पिता का जो नाम है, हमीर के पिता का नाम है जय सिम्हा। हमीर के पिता जय सिम्हा ने 32 वर्षों तक शासन किया। इसीलिए हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 32 खंभों की छतरी कहाँ है?
रणथंबोर में है, जो किसने बनाई थी? हमीर ने बनाई थी। और किसके लिए बनाई थी? अपने पिता के 32 वर्षों के शासन के सफलतम या उनकी सफलता के उपलक्ष्य में उसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये हमीर के पिता का छोटा सा जीवन परिचय। तो हमीर का जो राज्यारोहण था, हमीर का राज्यारोहण 1282 में इनके पिता जय सिम्हा द्वारा किया गया। ठीक है, हमीर का राज्यारोहण 1182 में इनके पिता जय सिम्हा द्वारा किया गया। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, इनके पिता ने अपने जीवन काल में ही हमीर का राज्यारोहण कर दिया। ठीक है, इतिहास में हमीर चौहान को हठी शासक के रूप में जाना जाता है। तो इतिहास में हमीर चौहान को हठी शासक के रूप में जाना जाता है। यह रणथंभौर के चौहान का सबसे प्रतापी और यह रणथंभौर के चौहान शासक हुए, जिनकी शुरुआत गोविंद राज से हुई। तो रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रतापी जो शासक था वह हमीर ही था। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक था। जब हमीर चौहान गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनाई गई थी, उसी प्रकार की दिग्विजय की नीति हमीर के द्वारा भी अपनाई गई। और हमीर चौहान के द्वारा इस दिग्विजय की नीति के तहत धार, मांडलगढ़, चित्तौड़, आबू, उज्जैन आदि राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, तो हमीर चौहान की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने धार, मांडलगढ़, चित्तौड़, आबू, उज्जैन आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया अपनी दिग्विजय की नीति को लेकर। ठीक है, तो ये हमीर चौहान की दिग्विजय की नीति। एक बात और, हमीर ने इस दिग्विजय की नीति के उपलक्ष्य में रणथंभौर में एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिस यज्ञ का नाम था कोटिय यज्ञ। इंपॉर्टेंट है कोटिय यज्ञ। कोटिय यज्ञ क्या है? यह एक प्रकार का यज्ञ है जो अश्वमेध यज्ञ की तरह है। तो अश्वमेध यज्ञ की तरह ही एक यज्ञ है जिसका नाम है कोटिय यज्ञ। तो हमीर ने अपने राज्य रणथंभौर में कोटिय यज्ञ का आयोजन किया इस दिग्विजय की नीति के उपलक्ष्य में। और इस यज्ञ का जो राजपुरोहित था, ठीक है, एक पुरोहित होता है यज्ञ को संपन्न कराने के लिए, जो राजपुरोहित था उसका नाम था विश्वरूपम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है विश्वरूपम। अब हमीर चौहान के समय दिल्ली में 2 सुल्तान हुए। हमीर चौहान के समय दिल्ली में 2 सुल्तान, एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का समय, एक शासक जलालुद्दीन खिलजी जिनका समय है 1290 से लेकर के 1296। एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी जिनका समय 1296 से लेकर 1316। और हमीर देव चौहान का समय है 1282 से लेकर के 1301। तो इनके समय दिल्ली के 2 सुल्तानों ने हमीर देव चौहान के राज्य रणथंभौर पर आक्रमण किया। इससे पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे वह कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण नहीं कर पाए, जैसे कि बलबन, केकुकाबाद और कैमूर। तो इन्होंने हमीर देव चौहान के समय रणथंभौर पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के ही रणथंभौर पर आक्रमण होते। तो अपन पहला जो शासक लेंगे उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी वर्सेस हमीर चौहान। ठीक है, हमीर चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। तो जब जलालुद्दीन खिलजी 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना और इस दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद 1290 में ही जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। ठीक है, रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले मार्ग में एक दुर्ग आता है जिसका नाम है झाइन। ठीक है, जिसे रणथंभौर दुर्ग की
कुंची कहते हैं। ठीक है, रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले मार्ग में एक दुर्ग आया जिसका नाम है जाइन, जिसे रणथंभौर पर कुंची कहते हैं। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके झाइन पर अधिकार कर लिया या उसे विजय कर लिया। तो झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। झाइन के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने कदम रणथंभौर की ओर बढ़ा दिए। ठीक है, और झाइन के दुर्ग को बचाने के एवज में या यहाँ पर झाइन के दुर्ग में चौहान सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वह चौहान सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था गुरुदास सैनी। ठीक है, इन्होंने चौहान सेना का नेतृत्व किया, जिससे किंतु जलालुद्दीन खिलजी से ये पराजित हो गए और जलालुद्दीन खिलजी का झाइन पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। झाइन पर अधिकार होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की ओर बढ़ता है और रणथंभौर का घेरा डालता है। लंबे समय तक ये घेरा चलता है। ठीक है, लंबे समय तक ये घेरा चला, किंतु जलालुद्दीन खिलजी को इस घेरे में सफलता नहीं मिलती है और कई दिनों बाद वह यहाँ से घेरा उठा लेता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर किए गए आक्रमण को हमीर चौहान ने विफल कर दिया अपनी नीति से और अंत में जलालुद्दीन खिलजी को घेरा उठाना पड़ा। जब वह ये घेरा उठा रहा था तो घेरा उठाते समय उसे एक बात कही और वो कथन है, ऐसे ऐसे यानी रणथंभौर जैसे ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये कथन जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर से अपने घेरे को उठाते समय कहा। और जब जलालुद्दीन खिलजी पुनः दिल्ली की ओर जा रहा था तो उसी समय हमीर चौहान ने पुनः झाइन पर अधिकार कर लिया। झाइन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल कर दिया हमीर चौहान ने। यह बात थी हमारी आज की जलालुद्दीन खिलजी और हमीर चौहान। तो एक बार मैं पुनः बता दूं आपको, छोटा सा रिवीजन। ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। ठीक है, गोविंदराज पहले अजमेर के शासक बने, किंतु इनके चाचा हर्राज और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया या वहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे गोविंदराज, इनके उत्तराधिकारी वल्लभ देव, प्रहलादन और वीर नारायण हुई। ठीक है, अभी प्रारंभ में ही अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में वीर नारायण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर दिया, किंतु बाद में इल्तुतमिश ने वीर नारायण की हत्या करवा दी। ठीक है, वीर नारायण के बाद उनके उत्तराधिकारी वाघभट्ट रणथंभौर के शासक बनते हैं और इन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। वाघभट्ट के बाद जो शासक बने उनका नाम था जय सिम्हा। जय सिम्हा के समय दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन का आक्रमण हुआ, लेकिन यह भी असफल आक्रमण था। इसके बाद शासक है जिसका नाम है हमीर चौहान। हमीर चौहान 1282 से 1301 तक रणथंभौर के शासक रहते हैं। इनके बारे में जानकारी के स्रोत में नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की पुस्तक हमीर हट, ठीक है, चंद्रशेखर की पुस्तक जिसका नाम है हमीर हट, सारंगधर की पुस्तक है हमीर रासो, और एक सल्तनतकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी खजाइन उल फुतूह है, और बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोशाही। इन पुस्तकों से हमीर चौहान के बारे में जानकारी, हमीर चौहान जलालुद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष, और हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष, और हमीर के समय जो साका हुआ रणथंभौर का, उसकी जानकारी इन पुस्तकों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात, हमीर चौहान के पिता जिनका नाम है जय सिम्हा, तो जय सिम्हा की 32 वर्षों के रणथंभौर पर सफलतम शासन हेतु इनके पुत्र हमीर ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई। ठीक है, हमीर का राज्यारोहण 1282 में जय सिम्हा द्वारा अपने जीवन काल में ही कर दिया गया था। हमीर इतिहास में हट्टी शासक के रूप में जाना जाता है और हमीर रणथंभौर का सबसे प्रतापी और अंतिम शासक था। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, प्रतापी शासक होने के साथ साथ यह रणथंभौर का
अंतिम शासक था। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि हमीर को हठी शासक क्यों कहा गया, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है, हमीर जैसे ही गद्दी पर बैठा उसने दिग्विजय की नीति अपनाई, और इस दिग्विजय की नीति के चलते हमीर ने धार, मांडलगढ़, चित्तौड़, आबू, उज्जैन पर अपना अधिकार कर लिया या इन्हें अपने अधीन कर लिया। इस दिग्विजय की नीति के बाद में हमीर ने कोटीय यज्ञ का आयोजन करवाया, जो अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है, और इस यज्ञ का जो राजपुरोहित था वो विश्वरूपम है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमीर चौहान द्वारा करवाए गए कोटीय यज्ञ का राजपुरोहित कौन है? विश्वरूपम। ठीक है, हमीर के समय दिल्ली के दो सुल्तान जिन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। तो सर्वप्रथम हमने जलालुद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बारे में देखें। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बनने के साथ ही रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, लेकिन उससे पहले उसने 1290 में रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाले झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, और झाइन पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर चौहान सेना का नेतृत्व हमीर के सेनापति गुरुदास सैनी कर रहे थे, जो रणथंभौर में जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए पराजित हो गए और मारे गए। ठीक है, इसी के साथ वो मारे भी जाते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन? गुरुदास सैनी। झाइन को विजय करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार करना चाहा। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वह झाइन से निकल के रणथंभौर का घेरा डालता है। लंबे समय तक घेरा चलता है, किंतु हमीर ने जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर दिया, और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा उठा लिया और दिल्ली जाने लगा। दिल्ली जाते समय उसने कथन कहा, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक घेरा चला, इसलिए उसने कथन कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक पहाड़ की बराबर भी नहीं समझता। तो रणथंभौर दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी हम करेंगे जब कभी हम राजस्थान की दुर्गों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था रणथंभौर दुर्ग। तो वो घेरा उठा के चला जाता है और कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक बाल की बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी के जाने के बाद में हमीर चौहान ने पुनः झाइन पर अधिकार कर लिया, और झाइन पुनः हमीर चौहान का हो गया। तो आज की क्लास हमारी जलालुद्दीन खिलजी और हमीर चौहान को लेकर के है। इसके बाद भी जो हमारी क्लास होगी वो हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण, और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर विजय, और रणथंभौर में हुआ केसरिया जौहर साका, जो राजस्थान का पहला जौहर था, जो हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो हम कल चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, नुसरत खां, उलुग खां, हमीर चौहान, झाइन, रणथंभौर, साका, जौहर। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।